Myself, Professor Swapnil Sonavne. I'm working as an assistant professor in Department of Computer Engineering at Vidyalankar Institute of Technology. And since 2008, I'm teaching different programming subjects in Vidyalankar Engineering College as well as in Vidyalankar classes. I used to teach different programming subjects like C, C++, Java, Advanced Java, Enterprise Java, Python, data structures, AOA, that is analysis of algorithm, as well as internet program. So here we are going to start with a programming language itself that is called as C programming. तो मुझे लगता है सबको सब्जेक्ट का नाम तो पहले से पता ही है. Our name of the subject is C programming. आज ना अपने सेशन में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे. एकदम रिलैक्स हो जाइए, कुछ ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है. सिट, रिलैक्स, सुनिए, ध्यान में रखिए. आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक स्टार्ट करेंगे. पहले तो इनफॉर्मल डिस्कशन करके देन सेकंड हाफ में हम लोग अपने सिलेबस को भी स्टार्ट करेंगे. फाइन. तो सबसे पहला क्वेश्चन, यार व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? सी प्रोग्रामिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है. तो सी लैंग्वेज आता है, सी प्लस प्लस आता है, पाइथन आता है, जावा आता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है सी प्रोग्रामिंग के भी पहले, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? रादर माय क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज प्रोग्राम. तो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट. व्हाट इज प्रोग्राम? एक काम करता हूं, मैं साइमल्टेनियसली आंसर लिख भी सकूं. इसके लिए लेट मी स्टार्ट विथ माय स्क्रीन शेयरिंग एंड मैं अपना वन नोट ओपन करता हूं तुम्हारे साथ. जरा मुझे आप क्विकली बता दीजिए, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये आवाज भी सबको क्लियर है, राइट है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस. तो आई सजेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सर इको आ रहा है. हाँ, मुझे लगता है किसी और का माइक भी ऑन है. तो सब लोग प्लीज म्यूट कीजिए और आप अपना वीडियो बंद रखेंगे तो भी चलेगा, अनलेस एंड अंटिल यू आर आस्क्ड टू स्टार्ट योर वीडियो, सो दैट द बैंडविड्थ विल गेट प्रिजर्व्ड. ओके, तो हाँ, बैक टू माय पॉइंट. डियर स्टूडेंट, आई वाज आस्किंग व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग, रादर व्हाट इज अ प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब क्या? ऐसा कोई ऐसा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं, बस उसको याद रखने की कोशिश कीजिए. अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग का टेक्स्ट बुक देखूं या मैं कोई भी इंटरनेट पे प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आर्टिकल पढूं, तो मोस्ट ऑफ अ टाइम प्रोग्राम का डेफिनेशन लिखा जाता है, अ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, इंस्ट्रक्शंस ये वर्ड अगर थोड़ा सा हेवी जा रहा है ना आपके लिए, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट. इवेंचुअली आप भी जब अपने प्रोग्राम के अंदर देखोगे ना, तो यार मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई एक स्टेटमेंट नहीं होता. मेरे प्रोग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूं इंस्ट्रक्शंस. इसके लिए प्रोग्राम का डेफिनेशन बोला जाता है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to communicate with a computer. Exactly. ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनको यूज करके मैं मेरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूं. दूसरा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आता रहेगा, सर मैं कंप्यूटर के साथ क्यों कम्युनिकेशन करूंगा? उसका आंसर है मेरे थर्ड पॉइंट में, टू परफॉर्म any specific task. यार मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा है, इसके ऊपर और गंदा आता है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई सेड अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला स्टेटमेंट. अगर आपने भी इसके पहले कभी प्रोग्राम देखा रहेगा या नहीं भी देखा रहेगा, तो भी मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम के अंदर ना आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हो. इसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to communicate with a computer.
टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। अर्थात अगर मुझे मेरे कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म करके लेना है, टास्क कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे कंप्यूटर को, मैं मेरे मशीन को दो नंबर दे रहा हूं और उसको बोला कि दो नंबर का एडिशन करके दे, इट इज वन काइंड ऑफ टास्क ओनली। या फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि मैं मेरे कंप्यूटर को, मैं मेरे मशीन को मे बी कुछ 10 रैंडम नंबर्स दे रहा हूं और उसको बोल रहा हूं कि इनको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे, अरेंज करके दे। दैट ऑल्सो कैन बी अ टास्क। तो टास्क कितना भी छोटा हो सकता है, टास्क कितना भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब मेरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो मैं इंस्ट्रक्शंस लिखता हूं, दोज इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट द प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज और आज के बाद अगर किसी ने प्रोग्राम का डेफिनेशन पूछा तो प्रोग्राम का डेफिनेशन आप लोगों ने ये देना है। प्रोग्राम का डेफिनेशन बोलोगे, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to communicate with a computer। क्यों कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से? टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। फाइन, एक बार आपके लिए फिर से, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which is used to communicate with a computer to perform any specific task। कोई भी टास्क करने के लिए मैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता हूं और उसके लिए जो मैं इंस्ट्रक्शंस लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को यूज करके, जैसे मैंने बोला, हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन यार कॉमन सेंस की बात है, जैसे अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कैसे अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम लोग हिंदी यूज करते हैं और वी आर यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे ही अगर मुझे भी एज अ प्रोग्रामर मेरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, मुझे भी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। एंड फिर यहां से चालू हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का दौर। तो अगर मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, आई नीड टू यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिर प्रोग्रामर्स ने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाना चालू किया। अच्छा, एक और बात, इंटरप्ट करता हूं, आपको ना अभी फिलहाल कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो डोंट राइट एनीथिंग इन योर नोटबुक। जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी जरूरी है, मैं आपको श्योरली लिखवा के दूंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, जस्ट रिलैक्स बैठिए और सुनिए, ध्यान में रखिए। हाँ, तो आई वॉज टेलिंग कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं। एंड फिर डेवलपर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना चालू किया। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है जो सबसे पहला या जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को ना बहुत सारे लोग बाइनरी कोड लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड लैंग्वेज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना सिर्फ दो ही एंटिटीज है, एक है 0 एंड द सेकंड वन इज 1। मतलब इसके अंदर ना सिर्फ दो एंटिटीज है, बाइनरी। बाय मतलब आप सबको पता रहेगा, बाय मतलब 2 होता है। तो इसके अंदर सिर्फ दो एंटिटीज है, 0 एंड 1। That's why this particular language is called as a binary code language। इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज में अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 0 और 1 और उनका कॉम्बिनेशन मुझे यूज करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ 0 1 को यूज करके मैं प्रोग्राम लिखता हूं। इन केस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइनरी कोड लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को ना हम लोग मशीन कोड लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मशीन कोड लैंग्वेज। इट इज कॉल्ड एज अ मशीन कोड लैंग्वेज बिकॉज दिस लैंग्वेज is directly understood by my machine।
मशीन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंप्यूटर। इसका मतलब है ये जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मेरे कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है, इसके लिए इसको बोला जाता है मशीन कोड लैंग्वेज। तो मैंने पहला लैंग्वेज बोल दिया, ये कोई नॉर्मली पूछेगा नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक पाथ कहां से चालू हुआ। आई सेड सबसे पहले बनाया गया लो लेवल लैंग्वेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइनरी कोड लैंग्वेज। बाइनरी कोड लैंग्वेज इसके लिए क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो एंटिटीज होते हैं, 0 and 1, and it is also called as a machine code language because this language is directly understood by the machine. Eventually कुछ सालों बाद लो लेवल लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। लो लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना is very difficult, rather quite impossible. क्यों सर लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए मैं सिर्फ दो ही एंटिटीज यूज कर सकता हूं। बोला ना मैंने, कौन से दो एंटिटीज है? अनम्यूट करके मुझे बोलो। तो यार सारी चीजें 0 and 1 में रिप्रेजेंट करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है कहने से सब कुछ मुझे 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे 0 and 1 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसके लिए मैंने बोला प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो फिर इस डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया लैंग्वेज बनाया गया, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रैंकली स्पीकिंग लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक और कैटेगरी का लैंग्वेज भी आता है जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज, लेकिन इसके बारे में करंट अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा, जब टाइम आएगा उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल तो आप ऐसा पकड़ के चलो दो ही लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज का प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला सॉल्व करने के लिए बनाया गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ना लो लेवल का एकदम ऑपोजिट था। हाई लेवल लैंग्वेज में ना अपने प्रोग्रामर के पास, अपने यूजर के पास एकदम फ्रीडम होता है। हम लोग खुद का लैंग्वेज यूज करके, खुद का लैंग्वेज मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग खुद का लैंग्वेज यूज करके, खुद का सिंटैक्स यूज करके, खुद के वर्ड यूज करके, खुद के वोकैबुलरी को यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसे 0-1 बिन के ऊपर कुछ भी ऐसा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में ना उसने प्रोग्रामर्स को एकदम फ्रीडम दे दिया कि हम लोग खुद का लैंग्वेज, खुद का वोकैबुलरी, खुद का सिंटैक्स यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, कुछ उसी तरीके से हम लोग अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो इतना फ्रीडम दिया गया मेरे यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज में। तो कॉमन सेंस की बात है, लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इज एक्सट्रीमली इजी। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि 0-1 लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कंपैरिजन से काफी इजी है। तो कैन आई कमेंट हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इज वेरी इजी। बट डियर फ्रेंड, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इजी तो था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम सामने आया। बेसिकली ये दोनों लैंग्वेज को यूज करके कहने से हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले, एंड इधर जो मुझे सुन रहे हैं उन सारे स्टूडेंट को पता है प्रोग्राम का मेन इंटेंशन क्या है। प्रोग्राम को यूज करके मैं किसके साथ कम्युनिकेशन करता हूं रे? कंप्यूटर। जैसे हमने डेफिनेशन में बोला, कहने से प्रोग्राम को यूज करके हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बरोबर ना? नाउ लिसन, आई गेस किसी का माइक ऑन है, प्लीज। यस,
तो आई सेड प्रोग्राम को यूज करके मैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट, आपको ये भी पता है कंप्यूटर के साथ जो मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज आता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोलते बोलते आपको बोला था, कौन सा लैंग्वेज आता है रे मेरे कंप्यूटर को, मशीन को? बाइनरी कोड। एग्जैक्टली। कैन आई कमेंट, मेरे कंप्यूटर को आता है बाइनरी कोड, मतलब लो लेवल लैंग्वेज, बरोबर ना? एंड अभी मैंने क्या बोला, मैं तो प्रोग्राम लिखूंगा मेरे हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब कहानी समझो, मैं प्रोग्राम लिखूंगा हाई लेवल लैंग्वेज में, और जिसके साथ कम्युनिकेशन करना है उस कंप्यूटर को आता है लो लेवल लैंग्वेज। यानी तो ऐसी बात हुई ना कि मेरे को मराठी आता है, एंड जिस बंदे के साथ मुझे कम्युनिकेशन करना है, सपोज उसको कन्नड़ आता है, उसको मराठी नहीं आता, मेरे को कन्नड़ नहीं आता, और फिर भी हम दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। आप भी जानते हो, कॉमन सेंस की बात है, अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी है तो कहने से हम लोगों को बीच में कोई तो ट्रांसलेटर बुलाना पड़ेगा, बरोबर ना? तो कहना Yes, sir. मेरे मराठी को उसके कन्नड़ में कन्वर्ट करेगा, एंड सेम वे उसके कन्नड़ को मेरे मराठी में कन्वर्ट करेगा। भाई लोग, यही काम करने के लिए, मतलब इधर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट मेरा प्रोग्राम, मेरा कंप्यूटर समझे, मेरे हाई लेवल लैंग्वेज को मुझे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वो कन्वर्जन करता है कंपाइलर। डायग्राम के अंदर मुझे लगता है आपको दिख रहा है क्लियरली। कंपाइलर क्या करेगा? सर, आप जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे ना, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सो दैट वो पर्टिकुलर प्रोग्राम किसको समझ में आएगा? सर, वो प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर को समझ में आएगा। वेरी गुड। अभी आगे की कहानी ध्यान से सुनिए। कहने से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा सो दैट वो प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में आएगा। लिसन केयरफुली। जब कंप्यूटर को प्रोग्राम समझ में आएगा, कहने से मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा मतलब कहने से मुझे मेरे प्रोग्राम का रिजल्ट, आउटपुट देगा। आउटपुट कौन देगा? कंप्यूटर देगा सर, कंप्यूटर देगा। लेकिन कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज आता है ना रे, कौन सा? Low level. बरोबर। मतलब कहने से कंप्यूटर जो मुझे आउटपुट देगा वो भी लो लेवल लैंग्वेज में ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, आउटपुट तो मुझे दिखना चाहिए, यूजर को दिखना चाहिए, प्रोग्रामर को दिखना चाहिए, मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। मुझे कौन सा लैंग्वेज आता है? हाई लेवल। मतलब कैन आई कमेंट, अभी मुझे रिवर्स कन्वर्जन करना पड़ेगा। यस सर। कैन आई कमेंट, कंप्यूटर जो मुझे आउटपुट देगा वो लो लेवल लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन मेरे को समझे, इसके लिए लो लेवल को मुझे हाई लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इवन ये कन्वर्जन भी कंपाइलर ही करता है। तो कंपाइलर ना कि सिर्फ मेरे हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, रिवर्स कन्वर्जन भी करेगा, लो लेवल को हाई लेवल में भी कन्वर्ट करेगा। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में कंपाइलर का काफी एप्ट, काफी प्रॉपर डेफिनेशन लिखा गया है। मुझे लगता है आप अभी वो डेफिनेशन समझ सकते हो। आज के बाद अगर किसी ने कंपाइलर मतलब क्या पूछा, तो कंपाइलर का डेफिनेशन ये है, कंपाइलर is act as a bridge. Compiler is act as a bridge to convert high level language into low level language and vice versa. You understood this definition? मैंने बोला कंपाइलर का डेफिनेशन, कंपाइलर इज एक्ट एज अ ब्रिज, जो किसको किस में कन्वर्ट करेगा?
हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, बरोबर ना। इसके लिए दोस्तों एक अनरिटन रूल है कि जब जब आप हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करोगे अपने को कंपलसरी कंपाइलर को यूज करना ही पड़ता है। भले वो सी लैंग्वेज हो, भले वो सी प्लस प्लस हो, भले वो जावा हो, भले वो पाइथन हो, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सारे हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करते हैं। एंड अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया कंपाइलर का मेन काम क्या है। फाइन। तो जब जब मैं हाई लेवल लैंग्वेज यूज करूंगा ना, मुझे ऑब्वियसली कंपाइलर को यूज करना ही पड़ता है। आगे जाके दोस्तों मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं। आगे जाके जैसे जैसे और कुछ साल बीत गए, इवन हाई लेवल लैंग्वेज के भी ना दो टाइप सामने आए। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के भी दो टाइप बनाए गए। आई कैन से हाई लेवल लैंग्वेज का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, whereas a high level language का I can say the second type is called as object oriented programming. अभी फ्रैंकली इनके डेफिनेशन में मुझे कोई इतना ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है। देखो आपको याद रह रहा है तो वेल एंड गुड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोसीजर ओरिएंटेड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर को ना बहुत सारे लोग फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब इस प्रोग्रामिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन मतलब क्या, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे जाके जैसे जैसे प्रोग्राम लेता जाऊंगा आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल आप इतना ध्यान में रख के चलिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसीजर, मतलब फंक्शन। इसके लिए तो देखो ना उसका नाम भी वही है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वेराज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। इसके लिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस सेमेस्टर में हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, अपने सब्जेक्ट का नाम ही वही ना, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। वेराज अभी आप सेमेस्टर 2 में हो, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस को एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब आपके सेमेस्टर 4 में, you have one more programming language which is called as a Python, which is also object oriented programming. तो ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी मेरा पॉइंट नहीं है, अभी मेरा मुद्दा नहीं है, तो जब उसका टाइम आएगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पीओपी की तरफ जाते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। तो एज आई सेड इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब फंक्शन, इसके लिए उसको मैं बोलूंगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एग्जांपल है सी प्रोग्रामिंग, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यस, बस सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मुझे 3 चीजें आप लोगों से चाहिए। प्रोग्राम का डेफिनेशन, प्रोग्राम लैंग्वेजेस के 2 टाइप्स और कंपाइलर का डेफिनेशन। दैट्स इट। प्रोग्राम का डेफिनेशन तो सबको पता है ना, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। कौन से 2 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सर? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज।
और कंपाइलर का डेफिनेशन क्या है ये मुझे, It is a ब्रिज जो मेरे हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। तो चलो अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर है तो फिर मैं अपना सिलेबस स्टार्ट कर दूं। तो एक क्विक फीडबैक आपसे चाहिए, इफ दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू आप मुझे चैट विंडो पे फटाक से क्लियर बोल दीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद अवर सिलेबस। चलिए तो उम्मीद करता हूं किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। यस Excuse me, sir. आपको हाँ वन मोर थिंग, एक जस्ट मिनट, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, आई ऑलरेडी सेड जब टाइम आएगा मैं आपको आज लिखवा के दूंगा, सो डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग, जस्ट लिसन केयरफुल। या मुझे कोई पूछ रहा था, यस Yes, sir. Sir, can you please explain the difference between POP and double OP again? frankly speaking not required now but still प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना डियर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शन मतलब क्या, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब मैं पहला प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा ना अपने सैटरडे वाले लेक्चर में तब आपको फंक्शन मतलब क्या समझ में आएगा। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट की कहानी तो कुछ अलग ही है, वो जब आप जावा पाइथन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट मतलब क्या। तो फॉर टाइम बिंग आप ये पकड़ के चलो डिफरेंस, इधर फंक्शन इंपॉर्टेंट है उधर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। Okay, thank you, sir. ओके यस। तो यार सबने मुझे क्लियर मैसेज दिया है, तो विथ योर परमिशन लेट मी स्टार्ट विथ अवर सी प्रोग्रामिंग सिलेबस। बाकी सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की तरह अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी टोटल 6 यूनिट्स है। मैं अभी कोई ऐसा यूनिट बिनिट आपको बताते नहीं बैठता कि इस यूनिट के अंदर ये, इस यूनिट के अंदर ये तो इवेंचुअली आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको यूनिट के अंदर का कंटेंट पता चलता ही जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करता हूं। मेरे चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अगेन जस्ट लिसन केयरफुल, चैप्टर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। मतलब इधर ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बेसिक थ्योरी, कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं एंड हम लोग सी प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली अपने जो सब्जेक्ट है ना सी प्रोग्रामिंग, इट इज अ प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स भी देखूं तो अराउंड 70 to 80% प्रोग्राम्स ही है सिलेबस में भी एंड प्रोग्राम से आपको दिखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में भी। तो प्रोग्राम के बिना ये सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आपके क्वेश्चन पेपर में भी आपको प्रोग्राम से पूछे जाएंगे एंड इवन सिलेबस में भी हर चैप्टर के अंदर आपको ढेर सारे प्रोग्राम ही करने। हाँ बाकी जो 20-30% है वो थियोरी है, लेकिन थियोरी भी कैसा पता है क्या, कि थियोरी को सपोर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देना ही पड़ता है। तो प्रोग्राम के बिना ये सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं कर सकते। सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पेक्ट। भले वो आपके फ्यूचर सब्जेक्ट्स हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा है, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में पाइथन है, जब तक सी क्लियर नहीं है उनको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस प्लेसमेंट के लिए, गेट एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के लिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जो मेरा पहला टॉपिक है ना वो मैं पहला टॉपिक ले लेता हूं। द फर्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। कोई ऐसा मेन एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि हिस्ट्री क्या है बताओ, लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सी प्रोग्रामिंग का एंड सेमेस्टर एग्जाम तो है ही, आईए एग्जाम मतलब इंटरनल असेसमेंट एग्जाम भी है इसका, प्लस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यू हैव द प्रैक्टिकल एग्जाम आल्सो एज वेल एज ओरल एग्जाम आल्सो। ओरल में बहुत बार आपका ओरल एग्जामिनर पूछेगा टेल मी समथिंग हिस्ट्री अबाउट सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज कब बनाया गया, किसने बनाया, ये आपको ओरल एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो चलो जरा फटाफट देखते हैं एक सी प्रोग्रामिंग का बेसिक हिस्ट्री क्या है। सी प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन 1972। एक्चुअली इसका डेवलपमेंट मैंने पढ़ा था स्टार्ट हुआ था 1970s में। मतलब ये पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए जो डेवलपर्स थे, काफी सारे डेवलपर्स ने मिलकर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, लेकिन उनको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के लिए टोटल 2 साल लगे। तो 1972 में जाके ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली किसी एक बंदे के बस की बात नहीं होती कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा टीम बनाता है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग को जिस टीम ने बनाया, उस टीम को जो लीड कर रहा था, उस टीम का जो लीडर था, उसका नाम है अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची और उसके टीम ने 1972 में सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया। इवन आई कैन टेल यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। डेनिस रिची ने जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है AT&T। यूएस बेस्ड कंपनी है। इट इज स्टिल देयर, वेरी पॉपुलर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। तो AT&T इस कंपनी के अंदर सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया गया। इतना ही नहीं, आई कैन इवन टेल यू द नेम ऑफ द लैब जिस लैब में डेनिस रिची और उसके टीम ने ये सी प्रोग्रामिंग बनाया। AT&T कंपनी के जिस लैब में ये सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया गया, उस लैब का नाम है बेल लैबोरेटरी। तो बेल लैबोरेटरी के अंदर जो AT&T के अंदर है, उस बेल लैबोरेटरी के अंदर डेनिस रिची ने 1972 में सी प्रोग्रामिंग का इजाज किया, सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया, सी प्रोग्रामिंग क्रिएट किया। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि 1972 है तो काफी पुराना लैंग्वेज है। स्टिल देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो सी प्रोग्राम को और उससे बनाए हुए प्रोजेक्ट को यूज करते हैं। डेनिस रिची ने, मैंने जैसे बोला 1972 में ये सी प्रोग्राम बनाया। जब डेनिस रिची के आर्टिकल्स आप पढ़ते हो ना इंटरनेट के ऊपर, तो डेनिस रिची अपने आर्टिकल के अंदर एक चीज काफी हाईलाइट करता है। डेनिस रिची ने काफी क्लियरली बोला है कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, जिस पर्टिकुलर फैक्टर का नाम है टोकन। तो आज भी ना अपने को अपने पूरे लेक्चर में इस टॉपिक को पढ़ना है, टोकन। टोकन बोलोगे तो भी चलेगा या टोकन से बोलोगे तो भी चलेगा। आई वॉज टेलिंग कि डेनिस रिची बोलता है कि सी प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट टोकन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अपना मोर्चा अभी अपने को टोकन्स के पास लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर टोकन्स मतलब क्या? टोकन्स का डेफिनेशन ना टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है, टोकन्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट्स which are used to write a program। अच्छे से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम। अर्थात मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर जो छोटी सी छोटी चीज लिखता हूं ना, all those things are nothing but the tokens। मतलब मेरे प्रोग्राम के अंदर जो मैं हर छोटी चीजें लिखता हूं, they are nothing but the some kind of tokens only। मतलब कोई ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा, मेरे सारे टोकन्स को मिला के मेरा पूरा प्रोग्राम बनता है। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं जो भी लिखता हूं, मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर जो भी लिखता हूं, they are nothing but the tokens।
जैसे कोई मॉलिक्यूल को मिला के मेरा कोई कंपाउंड बनता है, वैसे टोकन्स को मिला के मेरा पूरा प्रोग्राम बिल्ड होता है. सो दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट which are used to write a program. Obviously, tokens के कुछ टाइप्स हैं. आज ना अपने को दोस्तों अपने लेक्चर में टोकन्स के यही टाइप्स देखने हैं. टोकन्स के टोटल 4 टाइप्स हैं. देखते कौन कौन से. यार मेरे टोकन का जो सबसे पहला टाइप है, एक क्वेश्चन आने वाला अभी आप सबके लिए, बी अलर्ट. मेरे टोकन का जो सबसे पहला टाइप है, उस टाइप का नाम है कीवर्ड्स. थोड़ा सा बाउंसर जाने का चांस है, जरा ध्यान दीजिए. टोकन का पहला टाइप कीवर्ड्स. कीवर्ड मतलब क्या सर? अभी एक्चुअली जब मैं प्रोग्राम लूंगा तब मैं इसको और ज्यादा अच्छे से रिलेट करके बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डेफिनेशन देके रखता हूं, देखो जमता है क्या. कीवर्ड का डेफिनेशन है या कीवर्ड का मतलब है, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स whose meaning is already known to the compiler. मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग मेरे कंपाइलर को पहले से पता होता है. ऐसे स्पेशल वर्ड को, ऐसे वर्ड्स को मैं बोलूंगा कीवर्ड्स. एक बार फिर से, कीवर्ड मतलब वो वर्ड्स, वर्ड्स सबको पता है, जिनका मीनिंग मेरे कंपाइलर को पहले से पता है. नाउ स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज कंपाइलर? It is a bridge between the high level language Very and good. the low level language. जो हाई लेवल को लो लेवल में, लो लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपाइलर. तो यार ये जो अपना कंपाइलर भाई साहब है ना, उस कंपाइलर को कुछ वर्ड्स के मीनिंग पहले से पता है. मतलब क्या पता है क्या? हम लोग उन वर्ड को किधर भी कैसे भी घुसा नहीं सकते, किधर भी कैसे भी यूज नहीं कर सकते. आई नो, मैंने आपको बोला कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हम लोग खुद के वर्ड यूज कर सकते हैं, खुद का वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, खुद का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. लेकिन कीवर्ड उसके लिए एक्सेप्शन है. कीवर्ड मतलब कुछ ऐसे ना फिक्स वर्ड्स है, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स है जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता है. तो जिधर उनका मीनिंग आता है, आपको वो वर्ड उधर ही यूज करने पड़ेंगे. आप उन वर्ड को किधर भी कैसे भी यूज नहीं कर सकते. ऐसे वर्ड्स को मैं बोलता हूं कीवर्ड्स. तो एग्जाम्पल अभी नहीं देता, थोड़ा सा वेट करते हैं. जब मैं अपने सैटरडे के लेक्चर में पहला प्रोग्राम लूंगा ना, तब आपको पता चलेगा भाई कीवर्ड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से. बहरहाल आप इतना पकड़ के चलो कि सर कीवर्ड मतलब वो वर्ड जिनको मैं किधर भी कैसे भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सर उनका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है. तो जो उनका मीनिंग है उनको उधर ही उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करने पड़े. ऐसे वर्ड्स को मैं बोलता हूं कीवर्ड्स. ठीक है. सेकंड वाला जो टोकन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी सब लोग जरा अलर्ट हो जाइए, इधर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है. द सेकंड टोकन इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. यार वेरिएबल कांस्टेंट, ये मुझे नहीं लगता मेरे मुंह से तुमने पहली बार सुना ये वर्ड. इसके पहले भी आपने वेरिएबल कांस्टेंट यूज किया रहेगा वर्ड. Yes, क्या कोई sir. मुझे अनम्यूट Yes, करके sir. बता पाएगा व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट? Variables are Variable value का वैल्यू चेंज नहीं होता. constant is always fixed. एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. क्या बात है. वेरिएबल मतलब वो जो जो चेंज हो सकता है, और उल्टा कांस्टेंट मतलब वो जिसका वैल्यू चेंज fixed होता है. एग्जैक्टली. इनका यही मीनिंग अपने प्रोग्राम के अंदर भी है.
इधर अगर मुझे किसी ने पूछा वेरिएबल मतलब क्या सर, तो मैं बोलता हूं वेरिएबल्स आर दोज एंटिटीज, वेरिएबल्स आर दोज एंटिटीज whose value can be changed throughout the program. हाँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा ना, तो वेरिएबल्स आर दोज एंटिटीज whose value can be changed throughout the program. उल्टा, constants are those entities whose value cannot be changed throughout the program. समझा? वेरिएबल sir. मतलब Yes, sir. वो सर जिनका वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट मतलब वो जिनका वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज नहीं कर सकता। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, entities means एंटिटी मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर लिखा, सपोज एक स्टेटमेंट लिखा मैंने प्रोग्राम के अंदर, a इज इक्वल टू 2, ये मेरे प्रोग्राम के अंदर का ना एक वैलिड स्टेटमेंट है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2। आप देखिए दोस्तों, इधर ना मैंने एक ऑपरेटर यूज किया है, इक्वल टू करके, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अभी हम लोग ना डे टू डे लाइफ में इसको इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग इस इक्वल टू को बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करने का तरीका हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। इसका मतलब क्या पता है? कि जब आप लिखते हो ना a इज इक्वल टू 2, राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन किया जाएगा। मतलब जब आप लिखते हो a इज इक्वल टू 2, 2 असाइन किया जाएगा a को 2 असाइन किया जाएगा, मतलब कहने से a को 2 मिलेगा, मतलब a का वैल्यू बन जाएगा 2। समझा? उल्टा नहीं यार, 2 a को असाइन होता है, ध्यान से सुनिए, a 2 को असाइन नहीं होता, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। तो कहने से जब मैं स्टेटमेंट लिखूंगा मेरे a को 2 असाइन होगा, मतलब a का लेटेस्ट वैल्यू बनेगा 2। आगे जाके कुछ स्टेटमेंट के बाद, सपोज अगर मैंने मेरे पर्टिकुलर प्रोग्राम में लिखा a इज इक्वल टू 5, यस इट इज ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट। अब इस केस में क्या होगा? क्या किसको असाइन किया जाएगा बोलो? 5 is Five को assign बराबर, A 5 असाइन किया जाएगा a को। एंड कहने से एक बंदा सिर्फ एक ही वैल्यू परसिस्ट कर सकता है। थोड़ी देर पहले a पकड़ के बैठा था 2 को, अभी कहने से a को नया वैल्यू मिला 5। तो टेल मी स्टूडेंट, a का लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 5. कहने से 2 चला जाएगा, 5 उसको रिप्लेस करेगा, अभी a का लेटेस्ट वैल्यू है 5। इवन इतना ही नहीं, कुछ स्टेटमेंट के बाद, कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के बाद मैं इवन ये भी तो लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 8। पूछने की जरूरत ही नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट अभी जानते हैं क्या होगा, आपको भी पता है। 8 किसको असाइन किया जाएगा? मतलब a का लेटेस्ट वैल्यू क्या बनेगा? 8. बरोबर। Yes. लिसन केयरफुली, अगर आपने इस छोटू एग्जाम्पल को देखा तो कहने से इस एग्जाम्पल में जरा गौर कीजिएगा। a का पहला वैल्यू था 2, बाद में a ने अपना वैल्यू चेंज किया 5, बाद में a ने अपना वैल्यू चेंज किया 8। मतलब कौन है जो अपना वैल्यू चेंज कर रहा है यहाँ पे? तो कैन आई कमेंट a इज द वेरिएबल Yes, sir. का? तो यार a इस एग्जाम्पल में मेरा वेरिएबल है, जो कि कॉमन सेंस की बात है। 2 जो है 2 ने खुद ने अपना वैल्यू चेंज किया है क्या? नहीं सर। 2 तो हमेशा से 2 ही रहेगा, 5 हमेशा से 5 ही रहेगा, 8 हमेशा से 8 ही रहेगा। वैल्यू कौन चेंज कर रहा है अपना? a चेंज कर रहा है सर। तो a को मैं बोलूंगा वेरिएबल, एंड 2, 5 और 8 को मैं बोलूंगा कांस्टेंट। वेरी गुड। एक स्टेप
और आगे जाते हैं। अभी का मामला थोड़ा सा गंभीर है, हाँ? जरा ध्यान दीजिए। मैंने अभी बात छेड़ दी है कांस्टेंट की, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता हूं यार। कांस्टेंट की बात करूं तो मेरे सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल 2 टाइप के कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट मतलब आपको पता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता सर। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर ना टोटल 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज न्यूमरिक कांस्टेंट। अब यार इतना सिंपल है, देखिए पता चलता है। न्यूमरिक कांस्टेंट मतलब क्या सर? न्यूमरिक कांस्टेंट मतलब वो जिसके अंदर नंबर्स रहेंगे, इसके लिए तो न्यूमरिक कांस्टेंट बोला जाता है। एंड कांस्टेंट का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट। नॉन न्यूमरिक अगेन नाम से पता चलता है, बरोबर ना रे? नॉन न्यूमरिक मतलब वो जिसके अंदर क्या नहीं रहेंगे? Numbers. कितना सिंपल है देखो ना। न्यूमरिक मतलब जिसके अंदर नंबर्स रहेंगे, और नॉन न्यूमरिक मतलब जिसके अंदर नंबर्स नहीं रहेंगे। आगे न्यूमरिक कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर नंबर्स रहेंगे। न्यूमरिक कांस्टेंट के भी ना खुद के 2 टाइप्स है। न्यूमरिक कांस्टेंट का जो सबसे पहला टाइप है उसका नाम है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मतलब क्या पता है दोस्तों? अगर मैं अपने वेरिएबल को, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है बाय द वे, मैंने ए ही लिखा, चलो ठीक है। अगर मैं मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल को कांस्टेंट कोई इंटीजर नंबर दे रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर नंबर मतलब सबको समझ में आता है ना? इंटीजर नंबर मतलब होल नंबर, बोलते हैं ना, द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, द नंबर विदाउट डेसिमल डिजिट इज कॉल्ड एज होल नंबर। तो अगर मैं मेरे वेरिएबल को कोई ऐसा होल नंबर दे रहा हूं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा इंटीजर कांस्टेंट। सर बट होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है, इंटीजर में नेगेटिव भी काउंट करते हैं। होल नंबर, मैं अभी वही बोलने वाला था, हुआ ना। एक मिनट, मैं भी वही बोलने वाला था। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर दोनों स्टोर कर सकते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो मुद्दा है ही नहीं, इधर मुद्दा है डेसिमल डिजिट का। तो ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर डेसिमल डिजिट नहीं होता, जो होल नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर कांस्टेंट। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे, इसके अंदर ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर भी रहेंगे, बट दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज डेसिमल पॉइंट है या नहीं। तो आप ऐसा पकड़ के चलो, इंटीजर नंबर मींस दोज नंबर फिलहाल के लिए जिसके अंदर डेसिमल डिजिट नहीं रहेगा, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। वेयर न्यूमरिक कांस्टेंट का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है फ्लोटिंग कांस्टेंट। कभी कभी ना कुछ कुछ लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट को रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो किसी ने अगर तुम्हारे सामने ये वर्ड यूज कर दिया तो कंफ्यूज मत हो जाइए। रियल मतलब फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब रियल। एंड मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को फ्लोटिंग नंबर्स मतलब क्या पता रहेगा ना रे? कैसे फ्लोटिंग नंबर Decimal मतलब numbers. Decimal number. एग्जैक्टली उल्टा। फ्लोटिंग नंबर मतलब वो नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या डेसिमल डिजिट रहेगा। तो अगर मैं मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल को, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज ए रखता हूं, अगर मैं मेरे वेरिएबल को कोई ऐसा कांस्टेंट दे रहा हूं जिसके अंदर डेसिमल डिजिट रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो इस पहले वाले एग्जांपल में दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है ना? इसमें वेरिएबल कौन है मुझे बोलिए जरा। पहले वाले एग्जांपल में a इज इक्वल टू, बरोबर, और कांस्टेंट कौन है? दैट टू इंटीजर कांस्टेंट, बरोबर। सेम इसमें भी वेरिएबल का नाम है a एंड कांस्टेंट है मेरा 3.14 और वो मेरा फ्लोटिंग कांस्टेंट। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा। मैं जाऊं मेरे राइट साइड पे? Yes, sir. Yes, sir. यस, मैंने राइट साइड का नाम लिखा है नॉन न्यूमरिक। नॉन न्यूमरिक मतलब एक बात तो सबके दिमाग में क्लियर है, इसके अंदर कते ही क्या नहीं रहेंगे, बोलो? Numbers. नंबर क्या नहीं रहेंगे? नंबर्स नहीं रहेंगे। अभी यस, अभी यस, अभी यस, सबका ध्यान अभी इधर आ। नॉन न्यूमरिक के खुद के 2 टाइप्स है। नॉन न्यूमरिक का जो सबसे पहला टाइप है मैं शॉर्ट में लिखता हूं,
आप पूरा फुल फॉर्म उसका याद रखो। नॉन न्यूमेरिक का पहला टाइप है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर से बोलता हूं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। फिलहाल फॉर टाइम बिंग के लिए आप कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट बोल सकते हो। तो अगर मैं मेरे वेरिएबल को, चलो वेरिएबल का नाम ए ही रखता हूं हमेशा की तरह, अगर मैं मेरे वेरिएबल को कोई नंबर नहीं कोई सिंगल कैरेक्टर दे रहा हूं, कैरेक्टर का मतलब मैंने बोला अल्फाबेट, तो उसको मैं बोलूंगा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेरिएबल ए को कैरेक्टर देना है, लेट्स से सपोज पी करके, आपको पता है ना असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करेगा, तो आप मुझे अनम्यूट Yes, करके sir. मुझे बोलो क्या किसको मिलेगा रे? P is A को assigned P to A. मिलेगा। P मिलेगा। P is assigned बरोबर। to A. कहने से पी जो है वो किसको मिलेगा? A को A को बरोबर, मतलब मेरे सारे स्टूडेंट मेरे से एग्री कर रहे हैं, पी ए को मिलेगा, बरोबर, राइट टू लेफ्ट। हम सबका एक्सपेक्टेशन वही है सर, पी ए को मिलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट अभी ध्यान से एकदम, हम सबका एक्सपेक्टेशन ये है कि पी ए को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। जब आप लिखते हो ना ए इज इक्वल टू पी, अपना जो कंपाइलर भाई साहब है वो ए को भी वेरिएबल समझता है, पी को भी वेरिएबल समझता है। एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब आप लिखते हो ए इज इक्वल टू पी, ए को पी नहीं मिलता, ए को पी का वैल्यू मिलता है। मतलब पी का जो भी कुछ वैल्यू रहेगा वो ए को मिलेगा जब आप लिखोगे ए इज इक्वल टू पी। बट सर मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था, मैं क्या चाहता हूं, ए को पी का वैल्यू नहीं मिलना चाहिए, ए को पी खुद एज अ वैल्यू मिलना चाहिए। आर यू पीपल गेटिंग मी? Yes, yes sir. sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. तो जब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू पी, ग्लिच क्या है, ये पी का वैल्यू ए को देगा। नहीं ना सर, पी का वैल्यू ए को नहीं मिलना चाहिए, पी खुद, वेट वेट वेट, पी खुद ए को मिलना चाहिए एज अ वैल्यू। तो अगर मैं चाहता हूं कि ए को पी मिले, ए को पी मिले एज अ वैल्यू, तो उस पी को मुझे लिखना पड़ता है सिंगल कोट में, सिंगल कोट या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, पता रहेगा ना आपको कीबोर्ड के ऊपर कहा होता है। Yes, Yes sir. sir. तो जब जब आप सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट असाइन करते हो वेरिएबल को, जस्ट रिमेंबर कि उसको आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिंगल कोट में नहीं लिखा तो वो कांस्टेंट नहीं, वो खुद भी एक वेरिएबल माना जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अभी अभी इसका रीड करने का तरीका अलग है। अभी जब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू सिंगल कोट में पी, इट सीम्स ए को पी ये वैल्यू मिलेगा, ना कि पी का वैल्यू मिलेगा। इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. पक्का? sir. सो Yes, sir. यार आप अपने Could you repeat, please? या ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट, जब मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू जस्ट पी, अपना कंपाइलर कंफ्यूज क्या होता है, या अपना कंपाइलर क्या ट्रीट करता है, ए को भी वेरिएबल ट्रीट करता है, पी को भी वेरिएबल ट्रीट करता है। और वो क्या करेगा पता है क्या, पी का वैल्यू ए को असाइन करेगा, मतलब पी का जो भी कुछ वैल्यू है, चलो उसमें मैं जाता नहीं, पी का जो भी कुछ वैल्यू है वो ए को असाइन करेगा। नहीं, मुझे पी का वैल्यू ए को असाइन नहीं करना है, आई डोंट वांट ए टू बी असाइन एज पी का वैल्यू। मैं चाहता हूं कि ए को पी मिलना चाहिए, पी जो खुद एक वैल्यू है। तो अगर ए को पी चाहिए एज अ वैल्यू, तो मुझे इसको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। दैट्स द थिंग, दैट्स द रूल, दैट्स द सिंटैक्स। फाइन? So dear student, that is called as my single character constant. But both statements are same, na? No ना, दोनों स्टेटमेंट सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू p, ये क्या करेगा, p का जो भी कुछ वैल्यू है, p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
सपोज पी का वैल्यू 100, तो वो 100 ए को असाइन करेगा, तो ए का वैल्यू बनेगा 100। ए का वैल्यू पी बनेगा, ए का वैल्यू बनेगा 100, क्योंकि पी का वैल्यू ए को असाइन हुआ। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ए का वैल्यू पी मिले, मुझे ए का वैल्यू पी मिले, तो पी को मुझे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. पक्का? तो विथ Yes. योर परमिशन में आगे बढ़ता हूं। नॉन न्यूमेरिक का पहला मैंने बोला सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, और नॉन न्यूमेरिक का जो सेकंड टाइप है उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग, STRING। स्ट्रिंग का मतलब क्या है पता है क्या? स्ट्रिंग मतलब सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल V इज अ सिंगल कैरेक्टर, बरोबर? लेकिन विद्यालंकार क्या ना से इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, Yes. बहुत Yes, सारे sir. अल्फाबेट्स हैं, तो उसको मैं बोलूंगा स्ट्रिंग। तो भाइयों, अगर मैं मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट असाइन करता हूं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करता हूं, तो उसको मैं बोलूंगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन इधर भी प्रॉब्लम वही, जब मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू विद्यालंकार, ये अपना कंपाइलर भाई साहब क्या करेगा पता है ना आपको? दोनों को वेरिएबल वेरिएबल consider कर बरोबर, क्या कोई झकास बोला एकदम? वो a को भी वेरिएबल समझेगा और विद्यालंकार को भी वेरिएबल समझेगा, और विद्यालंकार का वैल्यू a को असाइन करेगा। मेरा एक एक वर्ड सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट आई डोंट वांट इट ना, मुझे विद्यालंकार का वैल्यू a को असाइन नहीं करना है। एक मिनट, उसको इको आ रहा है, जरा प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोग अपने आप को। इज माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो यार इधर भी वही हो रहा है रे। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू विद्यालंकार, तो ये विद्यालंकार का वैल्यू a को असाइन करेगा। नहीं, a को विद्यालंकार असाइन होना है एज अ वैल्यू। तो यार जब स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ना, यस, नहीं, जब स्ट्रिंग होता है ना, बस फर्क ये डबल है, इन्वर्टेड कॉमा। मुझे इसको लिखना पड़ेगा सिंगल कोट में, नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। याद रहेगा सबको? Yes, sir. यस सर। सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब सिंगल कैरेक्टर रहेगा तो सिंगल कोट, और जब मल्टीपल कैरेक्टर्स रहेंगे स्ट्रिंग, तो मुझे लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। फाइन? Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. तो मैं काम करता हूँ अभी ना, थोड़ा सा हम लोग जरा इधर वेट करते हैं। पहले अभी तक जो भी सिखाया, मुझे लगता है पहले वो अपनी नोटबुक में लिख लेते, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगा, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो अगर सब टॉपिक क्लियर है, जरा क्विकली रिव्यू दो मुझे। क्विकली रिव्यू मतलब एक काम करते हैं, आपको अगर डाउट नहीं है तो मैं अपने डाउट आपके सामने रखता हूँ। लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। यस, हेलो। आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका? मतलब सिंगल कॉमा में हमने जो p लिखा ना, आप क्या बोले? p इज इक्वल टू p की वैल्यू a को पूरी ये हो जाएगी मतलब? जब मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू p, वो p को भी वेरिएबल ट्रीट करेगा और p का वैल्यू a को मिलेगा। एग्जाम्पल लेता हूं, चल नहीं समझा, डाउट है तो मैं लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज p करके एक वेरिएबल है और p का वैल्यू है 100, ठीक है, ऐसा पकड़ के चल। अभी अगर मैंने लिखा, स्टूडेंट आप बाकी सब भी मुझे आंसर दे सकते हो, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू p, आपने क्या समझा? मुझे बोले इस केस में क्या होगा? A is equal to 100. केस में मेरे a को क्या वैल्यू मिलेगा? 100। लेकिन वही अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू सिंगल कोट में p, A is equal to A P. is बरोबर। का वैल्यू अभी P हो अगर- जाएगा। अभी अगर जब मैंने a को प्रिंट किया ना, मुझे a का वैल्यू 100 नहीं मिलेगा, मुझे a का वैल्यू मिलेगा p। p, हाँ, दैट इज द डिफरेंस। आई होप अभी तो क्लियर होना चाहिए सर। हाँ। Yes. Yes, sir. चलो मैं टोटल ना 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ रैपिड फायर। रैपिड फायर मतलब जितने क्विकली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उतने ही क्विकली आप मुझे अनम्यूट करके फटाफट आंसर दोगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1,
लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? Because मशीन machine उसको उस लैंग्वेज को समझ सकती है। क्योंकि मशीन हमारा है इसके लिए कुछ भी मशीन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। मशीन हमारा है, इसके लिए हम लोग कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं सर ना। हायर लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज किया जाता है, पर लोअर लेवल लैंग्वेज में बाइनरी बाइनरी कोड क्या बात है, तू टॉप करने वाला है। यस 100%, बिकॉज दिस लैंग्वेज बेसिकली इज अंडरस्टूड बाय द मशीन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज मशीन कोड लैंग्वेज। ओके, अच्छा Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर कौन से दो कन्वर्जन करता है? High level. लेवल टू लो लेवल, लो लेवल टू हाई लेवल। कहने से वाइस वर्सा, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, बरोबर। थर्ड क्वेश्चन, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने एक स्टेटमेंट बोला था आपको, Right to left. एसोसिएटिविटी। हाँ, मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है। व्हाट इट मींस? राइट का वैल्यू Two is राइट का वैल्यू वेरिएबल को जाएगा। तो ये आप अपने जहन में रख दीजिए, जब आप लिखते हो a इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल, 2 a को असाइन होता है, a 2 को असाइन नहीं होता, बरोबर। तो जब Yes, sir. वेरिएबल को ना नॉर्मली आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ता है, लेफ्ट साइड का हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल ही होना चाहिए। फाइन, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन होता है। पर नेसेसरी नहीं है डियर कि हमेशा कांस्टेंट ही वेरिएबल को असाइन हो। जैसे कि अभी एक ये दिख रही है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था इधर, ये भी वैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन ये इधर कांस्टेंट नहीं मिल रहा है ना वेरिएबल को, इधर एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल को मिलता है। ओके, तो अब ऐसा पकड़ के चलो कि राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन होता है। फाइन, Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बस मेरे स्टूडेंट आंसर दो। आपको पता है मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर a इज इक्वल टू, इधर मैंने सिंगल कोट में p नहीं लिखा, सिर्फ p लिखा, तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? Rather than p assign to a, it will assign value to a. Fine. Yes, sir. तो चलिए अभी ना ये छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगी, तो इन सबको फटाफट अपने नोटबुक में लिख देते। अच्छा, नोटबुक के लिखने से याद आया, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। मैं चाहता हूं कि वैसे भी इस सब्जेक्ट का थियोरी ना वैसे भी काफी कम है, सो आई वांट कि इसका जो भी थियोरी है मैं आपको थियोरी देता जाऊंगा और आप उसको अपने नोटबुक के अंदर लिखते जाइए। वैसे इसका वी बुक वगैरह मैंने डिजाइन किया है जो काफी प्रॉपर है, तो वी बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट मेरा ऐसा एक ट्रेडिशनल अप्रोच ये होता है हमेशा कि हम लोग अपने हैंडराइटिंग में जो लिखते हैं ना, वो बाद में रेफर करना, पढ़ना, याद रखना, बाय हार्ट करना ज्यादा इजी हो जाता है रादर देन डिजिटल मटेरियल। सो डिजिटल मटेरियल तो काफी प्रॉपर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि कुछ ज्यादा थियोरी तो नहीं है, काफी कम थियोरी है, तो आई वांट यू ऑल, आई रेकमेंड यू ऑल टू राइट द थियोरी इन योर नोटबुक। ठीक है, वो ट्रस्ट में ज्यादा आपका टाइम या एफर्ट नहीं लेगा, लेकिन उसके फायदे इवेंचुअली बहुत सारे होंगे आपको। तो आपके सारे प्रोग्राम, आपका सारा थियोरी एक नोटबुक के अंदर आ जाएगा, तो एग्जाम में प्रिपेयर करते समय भी आपको सिर्फ वो नोटबुक लेके बैठना है, दैट्स इट। सब कुछ नोटबुक में से आने वाला है। फाइन ना? तो कुछ थियोरी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थियोरी है, वो मैं आपको लिखवा के देने वाला हूँ। रादर देन डिक्टेटिंग अ थियोरी, मैंने ऑलरेडी मेरा सारा थियोरी कंटेंट अपने स्लाइड्स के अंदर डाला है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास सी प्रोग्रामिंग के लिए एक नया सेपरेट नोटबुक रहेगा। आई नो अभी कंडीशन बाहर काफी खराब है, स्टेशनरी वगैरह ओपन नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप किधर पेजेस के ऊपर लिख रहे हो तो भी उनको एक साथ रखिए, मिक्स मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में ट्रस्ट मी आपको यही पढ़ना है। फाइन, तो यस सर। सो मैंने ऑलरेडी जैसे बोला, मैंने इसके स्लाइड्स ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो मैं अभी आपके सामने वो स्लाइड्स शो करता हूं जो आपको आपके नोटबुक के अंदर लिखने। सो यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग, माई सेल्फ प्रोफेसर स्वप्निल सोनावने, एंड मेरा इनिशियल विद्यालंकार क्लासेस में प्रोफेसर ट्रिपल एस है।
So you can refer me as Professor Triple S. So chapter number 1 that we are starting. आप अपने chapter का नाम लिख दीजिए अपने notebook के अंदर. Fundamentals of C programming. एंड स्टार्टिंग के दो डेफिनेशन है जो आपके नोटबुक में लिखने, जो आपके ओरल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. पहला डेफिनेशन है प्रोग्राम का. सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन इन योर नोटबुक. यू ऑलरेडी नो द डेफिनेशन, यू ऑलरेडी नो इट्स मीनिंग. जस्ट राइट इट डाउन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. या अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हैंड रेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार. Hello, sir. हाँ बोल बोल. When we classify numeric constants, why did not we take long and double as data types? बेसिकल डेटा टाइप्स मैंने बोले ही नहीं है. डेटा टाइप्स तो आगे जाके एक टॉपिक आएगा. ये आपके कांस्टेंट के कैटेगरी से. और लॉन्ग डबल ये जो लोग हैं उनका मतलब क्या, उनके अंदर हम लोग फ्लोटिंग नंबर स्टोर कर सकते हैं. तो लॉन्ग के अंदर इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं, तो वो इंटीजर का ही पार्ट हुआ. और डबल फ्लोटिंग का ही पार्ट हुआ. Okay, sir. So उनको भी They classification. are not classified as constant, they are the data types. डेटा टाइप्स. तो कांस्टेंट के क्लासिफिकेशन में उनको रखने की जरूरत नहीं है डियर. वो Okay. डेटा टाइप्स के क्लासिफिकेशन में. Done, sir. डन. शुड आई चेंज? Yes. Yes, sir. यार ये एक डेफिनेशन है जो अपने को पता होना चाहिए हमेशा, तो राइट इट डाउन. Sir, हाँ बोलिए प्लीज. so just like you gave the example for p is equals to 100, that for a single character constant, would you please give an example for string constant too? या इट्स ओके. ये आप लिख दीजिए, मैं जाता हूँ फिर वन नोट के ऊपर देता हूँ एग्जांपल इसका. ओके. Done, sir. डन. यस. सर ओके 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 ओके. So these two definitions are for Viva. हाँ, they are basically asked in Viva. And so Java Done. और दूसरा वाला आपने जो बोला था वो Sir, can you substring show the- होता है. I'm sorry. पर डबल ओपी जो आपने बताया था वो सबस्ट्रिंग को होता है. वो डन सर. डबल ओपी जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज अपने करंट सिलेबस में नहीं है. वो आपके थर्ड सेमेस्टर में आप देखोगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे. दैट इज वन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. तो वो सबस्ट्रिंग को रहता है, सिर्फ सीएसआईटी को होता है. नहीं नहीं, सारे स्ट्रीम्स ऑल ब्रांचेस. हाँ, ये भी नॉर्मली ओरल बिरल में पूछा जा सकता है. और अभी तो अपने को पेपर पैटर्न भी फ्रैंकली स्पीकिंग स्टूडेंट आपको भी और हम लोग को भी क्लियर नहीं है. तो तब कंडीशंस क्या रहेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कुछ बता नहीं सकते. तो मे बी एमसीक्यू फॉर्म में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो जस्ट इनको ध्यान में रखिए, पेपर पैटर्न कुछ भी होने दो. Done, sir. So we have to write this. या ऑफ कोर्स यू नीड टू राइट. मैंने अभी आपको लिखने के लिए टाइम दिया.
होने के बाद मुझे बोल दीजिए सो दैट मैं स्लाइड चेंज करूंगा. Done, sir. So wait. Done, sir. No, so give me a Sir, second. wait, please. Okay. Done, sir. Tokens is my next topic. Token का definition याद है ना? It is a smallest unit which is used to write a program. So previous slides. अच्छा नहीं वो अभी तक लिख के. चलो जिनका बाकी है वो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेके रखो so that I can change the slide. So done. मैंने इधर कीवर्ड के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. आप करंटली इनको लिख के रखो. इनके एक्चुअल मायने जब हम लोग प्रोग्राम लेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये सब इनका मतलब क्या है. Done, sir. अच्छा वेट. इधर ना मैंने पर्पसली ये रखा है. इधर अपने को कांस्टेंट का वो टेबल फिर से बनाना है दोस्तों. नाउ यू पीपल आर गोइंग टू हेल्प मी. पता ना सबको कांस्टेंट का टेबल हो तो वेरिएबल का डेफिनेशन है, कांस्टेंट का डेफिनेशन है. नीचे कांस्टेंट का टेबल भी आपको बनाना है. तो पहले मुझे बनाने दो, मेरी हेल्प करो. कांस्टेंट उसके दो टाइप कौन कौन से? न्यूमेरिक Numeric and non-numeric constant. न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैन आई से नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट. बराबर. कैन आई से न्यूमेरिक के भी खुद के दो टाइप कौन कौन से? integers and Floating or floating. Integer floating point. एग्जैक्टली. इंटीजर एंड वी कैन से फ्लोटिंग कांस्टेंट. ठीक है. Also known as Non-numeric- real. SCC. सिंगल कैरेक्टर नॉन कांस्टेंट. एज रियल. तो इधर रियल भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में. इसको Single- मैं बोलूंगा Single character constant. And string ये constant. वो सब ठीक है. String मेरा हैंडराइटिंग constant. समझ रहा है क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. And string. थोड़ा खराब है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अच्छा एग्जांपल भी देने पड़ेंगे मुझे. तो इसका एग्जांपल a इज इक्वल टू 10 दूंगा चलेगा? Yes, sir. इसका एग्जांपल a इज इक्वल टू 5.7 दूंगा चलेगा? Yes. इसका एग्जांपल a इज इक्वल टू m दूंगा चलेगा? नहीं, नहीं, no, नहीं, sir, नहीं, नहीं चलेगा. उस m को सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा. Inverted comma. और इसका एग्जांपल a इज इक्वल टू सपोज एप्पल दूंगा चलेगा? नहीं. Double quote. Inverted Double quote. मुझे comma. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा. ठीक है. चलिए कंप्लीट कीजिए. Sir, हाँ बोलिए. sir, why floating constant is also called as real constant? They are just a different name. They are real numbers.
that are called as real constants. So both means integer constant is also incorporated in floating constant. I'm not getting you. Integer constant also incorporated matlab? As you said that integer constant just means that it has got all the integers. So It has all the integers, yes. So does it mean that floating constant has got all real numbers? All real numbers means those number which can have decimal digit. Even dear student, आप even floating constant के अंदर या variable के अंदर भी अगर आपने suppose 10 number रखा और वो floating constant आपने उसको treat किया तो it will get treated as 10.0. Okay, so floating constant is हाँ, float variable के अंदर आप integer variable भी store कर सकते हो. वो बस आगे 0.0 को add करेगा. Okay sir, thank you. And even उल्टा भी है. ये अभी ये बोलने का टाइम एक्चुअली नहीं है. जब डेटा टाइप सिखाऊंगा तब ये टाइप कन्वर्जन आता है. इवन इंटीजर के अंदर भी आप फ्लोटिंग नंबर को स्टोर कर सकते हो. वो क्या करता है पता है क्या? पॉइंट के बाद का पूरा ट्रंकेट कर देता है. तो फिर दो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्यों बनाए? एक ही बनाए तो चलता था ना. हाँ, उनपे फर्क है उनके मेमोरी कंजम्पशन पे. अभी इंटीजर जो है ना वो कंपैरेटिवली कम मेमोरी लेता है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग. तो अभी ये 1972 की बातें चल रही है. मतलब तू थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है ना, तब मेमोरी वाज अ मेजर इशू. अभी ठीक है, अभी आज के जमाने में मेमोरी इज नॉट द इशू, लेकिन तब मेमोरी काफी इशू था. लोगों को 1 KB से भी काफी फर्क पड़ता था. आजकल अपने को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. तब वो मेमोरी कंजम्पशन ध्यान में रख के उसने वो दो टाइप बनाए. इंटीजर कंपैरेटिवली कम मेमोरी लेता है, फ्लोटिंग ज्यादा मेमोरी लेता है. ओके सर, थैंक यू. आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए डन करके. डन सर. सर वेट सर वेट. Please Wait, wait. sir. Oh, I'm waiting. Done, sir. Yeah. We'll wait for 2 more minutes so that the others also get come. Also, so you were going to give the example for the string constant. Yeah, I'll give. सर एक बार ना प्रीवियस स्लाइड एक बार 1 सेकंड के लिए. हाँ. एक काम करता हूँ, पहले इसको होने दो सबका, बाद में मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ और स्ट्रिंग का भी एग्जांपल देता हूँ. Okay, is it done with everyone? हुआ सबका लिख के? यस सर. Yes. चलो प्रीवियस स्लाइड पे किसको क्या देखना था देख लीजिए फटाक से. Done, sir. डन? यस sir. ओके. तो अभी इसको मैं फिर से मेरे वन नोट पे आता हूँ सो दैट हाँ, कोई तो मुझे बोल रहा था सर स्ट्रिंग का भी हमें एग्जांपल लेके बताइए. तो चलो देखते हैं. अभी इवन बाकी स्टूडेंट भी मुझे आंसर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा सपोज एप्पल इज इक्वल टू 3.14, इसमें वेरिएबल कौन है कांस्टेंट कौन है मुझे बोलो फटाक से. एप्पल वेरिएबल है. Apple variable. बराबर ना, वेरिएबल का नाम वेरिएबल है. और उसका वैल्यू मैंने क्या दिया उसको 3.14. वैलिड स्टेटमेंट है. मतलब करंटली सिनेरियो में बोलूं तो वैलिड स्टेटमेंट है. अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू एप्पल, बोलो क्या होगा. A is equals to 3.14. कहने से एप्पल का जो भी वैल्यू है वो a को मिलेगा. मतलब a का वैल्यू क्या बनेगा इधर 3.14. सर लेकिन जरा वही स्टार्टिंग से अगर रिपीट मैंने करो ना, मेरा नेट का इशू हो गया था थोड़ा इस साइड से, प्लीज. थैंक यू सर. देख, मैंने एप्पल करके एक वेरिएबल बनाया और मैंने एप्पल वेरिएबल को 3.14 करके एक रैंडम वैल्यू दे दिया. मतलब एप्पल करके एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 3.14. आगे जाके यार अगर मैंने कोड में लिखा a इज इक्वल टू एप्पल, ये चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा सर.
क्या करेगा ये? एप्पल का वैल्यू ए को असाइन करेगा। मतलब कहने से ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर मैंने ए का वैल्यू प्रिंट किया, ए का वैल्यू प्रिंट होगा क्या? बोलो सारे जन। 3.14 बराबर 3.14, क्योंकि एप्पल का वैल्यू जो कि 3.14 है वो ए को असाइन हुआ। वही अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में एप्पल, तो एप्पल का वैल्यू नहीं जाएगा, एप्पल जाएगा। और अभी अगर मैंने a को प्रिंट किया तो कहने से a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा एप्पल। ठीक है, फाइन। यस यस सर एप्पल को कांस्टेंट ट्रीट करना ना। हाँ क्या? Apple now would be treated as a constant, right? Yes, obviously. डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, इट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऑब्वियसली। Okay. अच्छा। अभी मैं मेरे नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। बस ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का, ध्यान दीजिए सब लोग, इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है, मेरा गारंटी है रादर, कि आपके एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन तो इसके ऊपर ही 100% आने वाला है। अभी इधर ये जो स्टेटमेंट है, मैंने आपको पूछा था वैसे, लेकिन एक बार फिर से पूछ लेता हूं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जिसको मैंने अभी सर्कल किया। मुझे बोलिए इसमें वेरिएबल का नाम क्या है? एप्पल। बरोबर। सब लोग एग्री करो मेरे से? वेरिएबल का नाम क्या है? बरोबर। अभी मुद्दा ये है कि सर आपने इधर वेरिएबल का नाम रखा एप्पल। म्यूट। आपने इधर वेरिएबल का नाम रखा एप्पल। थोड़ी देर पहले इधर जो मैंने 4 एग्जांपल लिए थे, दिख रहे हैं चारों एग्जांपल? उधर वेरिएबल का नाम क्या है रे? बरोबर। मतलब कहने से डियर स्टूडेंट, मैं मेरे वेरिएबल को कुछ भी नाम रख सकता हूं। मेरा नेक्स्ट मतलब टोकन नंबर 3 ना अपना, जो मेरा नेक्स्ट टोकन है वो उसी के रिलेटेड है। टोकन नंबर 3 का नाम है आइडेंटिफायर्स। नाउ लिसन केयरफुली, जब मैं मेरा पूरा टॉपिक खत्म करूंगा तब आपके डाउट मुझे पूछिए। आइडेंटिफायर का सिंपल सा डेफिनेशन है, आइडेंटिफायर्स आर दी नेम्स गिवन टू दी वेरिएबल्स। सुना? आइडेंटिफायर्स आर दी नेम्स, दे आर दी नेम। जो मैं मेरे वेरिएबल को नाम देता हूं ना, दैट नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो एप्पल, आप सबने बराबर बोला सर एप्पल आपका वेरिएबल है, लेकिन इसको जो मैंने नाम दिया ना एप्पल करके, दैट नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। देखो ना कितना सूचक नाम है उसका। आइडेंटिफायर नाम से पता चलता है, जिसको यूज करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप में से भी किसी स्टूडेंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, कहने से आपका नाम लेके मैं बुलाऊंगा कि भाई ऋतिक खड़े हो जा, भाई अभिषेक खड़ा हो जा, वगैरह। आपके नाम से मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो वैसे वेरिएबल को जो मैं नाम देता हूं, दैट नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आप जो वेरिएबल को नाम देते हो, एप्पल, ए, पी, व्हाटएवर, आप ऐसे उठ के कुछ भी नाम नहीं दे सकते। वेरिएबल्स को नाम देने के भी कुछ रूल्स है, एंड इन दिस टॉपिक मैं आपको वही रूल्स बताने वाला हूं। भाइयों, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, समझा क्या? मैं आपको बताने वाला हूं वो रूल्स, जो रूल्स अपने को फॉलो करने पड़ेंगे जब मुझे किसको नाम देना है। किसको नाम देना है? बरोबर, मुझे नाम देना है वेरिएबल को। तो अगर मुझे मेरे वेरिएबल को कुछ भी नाम देना है, मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से वो रूल्स है। रूल नंबर 1, ये नामकरण का रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। क्वेश्चन, कोई मुझे फटाक से बोल सकता है नोटबुक में बिना देखे? जिनका मतलब कंपाइलर को पहले ही पता होता है। क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट। कहने से कीवर्ड मतलब वो जिनका मतलब किसको पहले से पता होता है?
कंपाइलर को मैंने पहले ही बोला था, उसको हम लोग किधर भी कैसे भी यूज नहीं कर सकते। अभी एक मिनट, अभी मैंने जो आपको थियोरी लिखवा के दिया, मैंने उधर एक 2-3 कीवर्ड का आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने लिखा है तो। इंक्लूड, मेन, वॉइड। बराबर ना? मतलब कहने से इंक्लूड करके मेरा कीवर्ड है, तो यार इंक्लूड को मैं एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता। समझा क्या? मतलब अगर मैंने लिखा इंक्लूड इज इक्वल टू 10, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंक्लूड कैन नॉट बी योर आइडेंटिफायर बिकॉज इट इज अ कीवर्ड। अभी आप बोलोगे सर फिर हमें तो सारे कीवर्ड पता होने चाहिए। हाँ, पता होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करो, आगे जाके जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे कीवर्ड पता चलते जाएंगे। तो बस रूल याद रखना, कीवर्ड और आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, आइडेंटिफायर के अंदर मतलब इस नाम के अंदर, वेरिएबल के नाम के अंदर यू कैन यूज 3 थिंग्स। आप 3 चीजों को यूज कर सकते हो। आइडेंटिफायर कैन कंटेन, क्या क्या हो सकता है आइडेंटिफायर के अंदर? सबसे पहले वेट, कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। आइडेंटिफायर के अंदर मैंने पहले ही बोला था, आइडेंटिफायर के अंदर हो सकते हैं ऑल अल्फाबेट्स। ऑल अल्फाबेट्स मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक भी, एज वेल एज स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक भी। तो ये सारे अल्फाबेट मेरे आइडेंटिफायर के अंदर अलाउड है। और क्या हो सकता है? नंबर हो सकते हैं डिजिट्स। हाँ, कुछ लोग उसको नंबर्स बोलेंगे तो भी चलेगा। डिजिट मतलब आपको समझ रहा है ना, मैं 0 से लेके 9 तक अपने डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो आइडेंटिफायर के अंदर 0 से लेके 9 तक और उनके कॉम्बिनेशन, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। Excuse me, sir. या Sir, but we use only binary code, right? आई एम सॉरी, We use only 1 and 0, ना? अरे 1 and 0 कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? ऐसे क्या कर रही है लड़की? वो तो लो लेवल लैंग्वेज में यूज होता है, ये हाई मेरा लेवल इंटरनेट कनेक्शन अभी आया क्या? सर ये तो हाई लेवल लैंग्वेज बरोबर, ऑब्वियसली इधर थोड़ी 0 and 1 यूज होता है, इधर तो हम लोग अपने इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, सबने सुना क्या? बाकी सबने? आइडेंटिफायर के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है? डिजिट। डिजिट मतलब 0 से लेके 9 तक और उनके सारे कॉम्बिनेशन। एंड अभी लिसन केयरफुली, आइडेंटिफायर के अंदर तीसरी अलाउड चीज है, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि है अंडरस्कोर। मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे सबको अंडरस्कोर मतलब क्या पता रहेगा ना रे? तो भाई लोग, मेरे आइडेंटिफायर के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। आपके कीबोर्ड के ऊपर तो आपको बहुत सारे सिंबल दिखते हैं ना, क्वेश्चन मार्क दिखता है, @ दिखता है, डॉलर दिखता है, परसेंटेज दिखता है, प्लस दिखता है, माइनस दिखता है। यार ये कुछ भी नहीं चलेगा आइडेंटिफायर के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अलाउड है, कौन सा? अंडरस्कोर। याद रहेगा सबको? मतलब सारे अल्फाबेट्स अलाउड है। लिसन केयरफुली, घाई मत करो। सारे अल्फाबेट्स अलाउड है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, सारे डिजिट्स अलाउड है 0 से लेके 9 तक। एंड सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जो कि है अंडरस्कोर। रूल नंबर 3, आइडेंटिफायर के अंदर क्या क्या अलाउड है वो तो आपने देख लिया। रूल नंबर 3 बोलता है कि आइडेंटिफायर स्टार्ट कहां से होना चाहिए। आइडेंटिफायर वो जो नाम होता है ना वेरिएबल का, वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर कैन आइदर स्टार्ट विथ अल्फाबेट और it can start with underscore. सुना? Yes, sir. एक मिनट। क्या क्या हो सकता है वो तो पता चल गया, स्टार्ट कहां से होगा वो पता चला सबको? वो आइदर स्टार्ट हो सकता है अल्फाबेट से या फिर स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से। मतलब
एक मिनट, मैंने पहले ही बोला, पहला मेरा पूरा होने दीजिए, बाद में पूछिए प्लीज। मतलब डियर स्टूडेंट, वो कहां से स्टार्ट नहीं हो सकता? डिजिट से। अभी ना क्वेश्चन है सर, डिजिट से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीजन है, जब सी का कंपाइलर बनाया गया है ना, कंपाइलर मतलब क्या होता है पता है क्या? सी का कंपाइलर अलग है, जावा का कंपाइलर अलग है, पाइथन का कंपाइलर अलग है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर अलग अलग होता है। एंड कंपाइलर के अंदर ना हम लोग उस प्रोग्रामिंग के रूल्स लिखते हैं। तो जब डेवलप किया गया था कंपाइलर, उस डेवलपर ने ये रूल्स लिखे, तो प्रोग्राम में अपने को वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्यों के पीछे ऐसा कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ इतना है कि जब उसका कंपाइलर बनाया गया, डेवलपर ने वो रूल डाला और अपने को वही रूल फॉलो कर। तो देयर इज नो एनी सच रीजन व्हाई डिजिट से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कुक बुक मेथड है। अच्छा, मैं बोलने वाला था अभी ना, मैं जो बोला था ना आपको, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में 100% एक क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इन 4 ऑप्शन में से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, वो ढूंढो। तो अभी मैं भी लगे हाथ तुम्हारे सामने कुछ आइडेंटिफायर रखता हूं, आप मुझे बोलो इसमें से वैलिड कौन है, इनवैलिड कौन है, चलेगा? एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा ए बी सी 10, वैलिड और इनवैलिड? वैलिड, बरोबर ना? अगर मैंने लिखा ए बी सी अंडरस्कोर 10, वैलिड। A10 BC, वैलिड। बरोबर ना? अंडरस्कोर ABCD 100, बरोबर बरोबर। और अगर मैंने लिखा सपोज 100 अंडरस्कोर इनवैलिड। सब लोग वैलिड बोल रहे हो, ये वैलिड है क्या? सर इनवैलिड है, नंबर से स्टार्ट, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तुक्के मार रहे हो यार। नो सर, बाकी वैलिड है। और क्यों इनवैलिड है, कोई मुझे रीजन बताओ, ये इनवैलिड सर डिजिट है ना, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। सोच समझ के आंसर हो, कोई भी तुक्के मत मारो। अगर अरे मैंने लिखा नंबर है इसके लिए। ABCD क्वेश्चन मार्क 100, स्कोर यूज कर सकते कह रहे से क्वेश्चन मार्क अलाउड नहीं है। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको रूल्स पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। फाइन, मेरे तीनों रूल सबको समझे। रूल नंबर 4, आइडेंटिफायर का मैक्सिमम अलाउड लेंथ 31 है। लेंथ मतलब क्या? उस आइडेंटिफायर के अंदर टोटल कितने डिजिट्स है, टोटल कितने कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल ये पहले वाले को देखो, इसको देखो, दिख रहा है सबको ये वाला? यस सर। इसका लेंथ क्या पता है? वेट, इसका लेंथ क्या पता है? 1 2 3 4 5। इसका दिख रहा है, मैंने किसको अंडरलाइन किया? इसका लेंथ क्या है बोलो? 8 2 3 4 5 6 7 8। समझा? नंबर 4 समझा क्या है? मैक्सिमम अलाउड लेंथ का क्या है? 31। मतलब आइडेंटिफायर का लेंथ जो है ना, वो 31 के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अभी 31 आप भी सोच सकते हो, काफी बड़ा नंबर दिया उसने, तो ठीक है 31 के अंदर ही मोस्ट ऑफ तो रहता है, तो उसका मैक्सिमम लेंथ 31 होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ। तो 31 के बियॉन्ड वो नहीं जाना चाहिए। If we put space in between two characters, then नहीं चलेगा ना डियर। स्पेस है क्या अपने लिस्ट में किधर नहीं भी? सर, मिस अंडरस्कोर है। हाँ, स्पेस किधर है? सर वो सेकंड लास्ट वाला क्यों इनवैलिड है, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या फिर से? सेकंड लास्ट वाला चालू कहाँ से हुआ? और चालू कहाँ से होना चाहिए? आइदर अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। वो डिजिट से चालू हुआ ना, 1 से चालू हुआ ना वो। ओके means statement is must be in one line. No, आई एम नॉट गेटिंग। स्पेस डाला तो क्या मतलब? फॉर एग्जांपल तू बोल रहा है अगर मेरा आइडेंटिफायर है ABCXYZ, मतलब सर अगर मुझे स्टेटमेंट टाइप लिखना है, मतलब माय नेम इज समथिंग, तो बीच में अगर स्पेस डाला, एक मिनट, तो तेरा वेरिएबल नहीं हुआ, वो तेरा एक कोई तो वैल्यू हुआ जो तुझे किधर तो स्टोर करना पड़ेगा। इट कैन बी अ कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट आप उसको ले सकते हो।
हाँ और स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा. इट इज अ वैल्यू नॉट द वेरिएबल. वेरिएबल मतलब नाम होता है ना बाबा. हाँ समझा. ये फोर्थ वाला रूल सबको क्लियर है क्या? यस Yes, सर. sir. यस सर क्लियर है. एक मिनट डियर स्टूडेंट लेट मी कंप्लीट ऑल 5 रूल. बाद में मैं क्वेश्चन लेता हूँ. नहीं तो फिर वो क्या होता है, लिंक टूट जाता है ना अपना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मैक्सिमम लेंथ है 31. और बस लास्ट रूल मेरा, रूल नंबर 5. द आइडेंटिफायर्स मतलब क्या सर? वेरिएबल का नाम. दे आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब दोस्तों आपको पता रहेगा ना रे. मतलब फॉर एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी वेरिएबल को नाम दिया स्मॉल ए, तो कैपिटल में नहीं लिख सकते. बरोबर. अगर मैंने किसी वेरिएबल को नाम दिया स्मॉल ए, तो आप उसके लिए कैपिटल ए यूज नहीं कर सकते. स्मॉल ए अलग माना जाएगा, कैपिटल केस अलग माना जाएगा. उल्टा भी, अगर आपने कोई वेरिएबल को नाम दिया कैपिटल ए चलेगा क्या वेरिएबल का नाम? Yes, sir. तो आपको पूरे प्रोग्राम में फिर कैपिटल ए ही यूज करना पड़ेगा. आप प्रोग्राम के अंदर उसको स्मॉल ए से रिप्लेस नहीं कर सकते. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट वेरिएबल. तो केस सेंसिटिव है. अगर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही पूरे जगह पे फॉलो होना चाहिए. कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही पूरी जगह पे फॉलो होना चाहिए. आप किसी भी स्मॉल को कैपिटल से, कैपिटल को स्मॉल से अल्टरनेटली रिप्लेस नहीं कर सकते. इसके लिए रूल नंबर 5 है, इट इज केस सेंसिटिव. तो कैपिटल और स्मॉल दो डिफरेंट ट्रीट करेंगे. हाँ, दोनों को दो अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा. तो आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. ओके फाइन. यस, अभी मैं रुकता हूँ. अभी डाउट पूछिए मुझे, कुछ डाउट है तो किसी. सर व्हाट इज द फोर्थ टोकन? फोर्थ टोकन है ऑपरेटर. लेकिन डियर, ऑपरेटर करके ना पूरा एक बड़ा टॉपिक है. तो ऑपरेटर्स हम लोग अभी नहीं देखने वाले. ऑपरेटर जब अपने कुछ प्रोग्राम्स हो जाएंगे ना, तब हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे. ऑपरेटर मतलब सी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर में यूज कर सकता हूँ. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं उसके अंदर, लॉजिकल, रिलेशनल, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है. वो हम लोग बाद में देखेंगे. फिलहाल तो अपने को टोकन्स के अंदर 3 देखें. एक लोअर केस और एक अपर केस हो सकता है ना सर? क्या? हाँ, लेकिन वो 2 अलग अलग माने जाएंगे अब बेटा. हाँ यार. यस. सर स्ट्रक्चर और यूनियन कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है? Structure and union are the data types. They are specifically called as user defined data types. They are not the tokens. They are the data types. Anything else? ओए क्या बोलते हो, जम रहा है क्या सबको? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या रे? Nice, sir. sir. 100% क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, तो रूल नंबर 5 एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना. केस सेंसिटिव. कौन सा? केस सेंसिटिव वाला रूल. हाँ, केस सेंसिटिव मतलब क्या पता है क्या बेटा, कि अगर मैंने आइडेंटिफायर को नाम दिया स्मॉल ए करके, किसी वेरिएबल को तूने नाम दिया स्मॉल ए करके, तो तुझे पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल के लिए स्मॉल ए ही यूज करना पड़ेगा. तू बोलेगी ए है ना, मैं कैपिटल ए यूज करती हूँ उसके बदले, नहीं चलेगा. कैपिटल ए दूसरा सेपरेट नया वेरिएबल माना जाएगा. तो तू स्मॉल को कैपिटल से, कैपिटल को स्मॉल से रिप्लेस नहीं कर सकती. केस सेंसिटिव. ओके सर, थैंक यू. यस. तो स्टूडेंट, इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है. वैलिड आइडेंटिफायर ढूंढिए. लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आ सकता है. तो सबको अगर रूल्स बाय हार्ट हो गए तो चलो इनको लिख लेते फिर. यस सर. ठीक है. तो यस, ये तो अपना हो चुका है, ये भी हो चुका है. दिस इज द टॉपिक. आइडेंटिफायर का डेफिनेशन है, आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू. फिलहाल तो मैंने वेरिएबल्स आपको सिखाए, इसके लिए मैंने वेरिएबल्स आपको बोला. लेकिन फंक्शन को जो नाम देते हैं ना हम लोग, उनके लिए भी सेम रूल्स है. इसके लिए दे आर द नेम गिवन टू वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शन. फंक्शन मतलब क्या वो बाद में देखेंगे. फिलहाल आप डेफिनेशन लिख दीजिए और रूल्स लिख दीजिए. चलिए. तो बस इतना प्री रिक्विजिट चाहिए मुझे आप लोगों से. तो फिर हम लोग सैटरडे के सेशन में अपने प्रोग्राम्स, बेसिक प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकते हैं.
Sir, what is the minimum length of the identifier? मिनिमम 1 Uh, ए भी आइडेंटिफायर चलेगा, and if I use underscore? तो वो भी लेंथ के अंदर ऐड किया जाएगा ना. अंडरस्कोर कैन बी कंसीडर्ड एज 1 कैरेक्टर. No, I am talking about just underscore. जस्ट अंडरस्कोर चलेगा, इसका भी लेंथ 1 ही रहेगा ना. हाँ, okay. Sir, keywords are in lower case or upper case? सारे सी के कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं हमेशा. So upper case keywords can be considered as identifiers. हाँ, अगर आपने इंक्लूड को पूरा कैपिटल में लिखा तो चलेगा, लेकिन सर फिर वो मतलब keyword आई कैपिटल और बाकी सब ये चलेगा तो फिर चलेगा, वो आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कीवर्ड नहीं है. So can we do this in one program itself? Like suppose we take A equal to 5, okay, and then you say like we can't use that small a again. So what if we use AA, both small? Will it be a different variable or the same? Obviously it will be a different variable. पहले वेरिएबल का नाम था एक a, दूसरे वेरिएबल में तूने 2 a यूज किया ना, so it is a different variable dear. Okay, so in that case you won't come across the problem of case sensitive. नहीं, दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे, एक a है दूसरा a है. Okay sir, thank you sir. तेरे वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख, तो कैपिटल ए रखेगा ना तो भी तुझे एरर नहीं देगा, लेकिन फिर वो कैपिटल ए को अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा. Are you getting me? Yes sir, got it. Thank you sir. Yes. तो स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक ही है अलाउड, जो कि है अंडरस्कोर. बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है. Done, sir. Okay, we'll wait for 1 more minute so that the others also complete it. ओके, सो यार जो मेरा चौथा टोकन है ना उसका नाम है ऑपरेटर्स, लेकिन जैसे अभी किसी ने मुझे थोड़ी देर पहले पूछा, ऑपरेटर्स अभी नहीं देखने वाले, वो कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे. ऑपरेटर्स करके एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने सिलेबस में भी है, और ऑपरेटर्स काफी बड़ा टॉपिक है, तो अभी उसको देखने का मतलब भी नहीं. तो अपने सैटरडे वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर प्रोग्राम्स. तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर है, सब 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 सैटरडे डिस्कस करूंगा. तो बस आज के लिए इतना ही है. दैट्स इट. उम्मीद करता हूँ जो मैंने टॉपिक्स बोले सबको समझे रहेंगे. सर जब हम लोग वो इंक्लूड लिखते हैं ना, मतलब वो कीवर्ड, तो उसमें मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब आई कैपिटल और बाकी सब छोटा, तो अलाउड है? मुझे किसी ने वही पूछा था ना. यस, अलाउड है. हाँ, नहीं सर वो मैं ही था, बट वो थोड़ा एरर था नेट का. नहीं अलाउड है. सिर्फ इंक्लूड पूरा स्मॉल में मत लिख, क्योंकि वो तेरा कीवर्ड है. ओके सर, थैंक यू सर. यस. फाइन स्टूडेंट्स. सर वो आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल बता सकते हैं क्या आपने? क्या, किसका एग्जांपल? आइडेंटिफायर्स के जो एग्जांपल्स आपने दिए थे ना वन नोट पे. अच्छा, वन नोट पे जो एग्जांपल दिए थे वो. ओके, यस सर. ये हुआ सबका लिख के. शुड आई स्टॉप दिस? यस सर. यस, किसी को चाहिए तो. मैंने बहुत गंदे
तरीके से लिखे, बट आप समझो और लिखिए। ये रहे राइट साइड में एग्जाम। ओके, तो कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड, जो क्रॉस किया है वो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। ओके, सो यार दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन। बहुत फास्ट जा रहा हूँ मैं क्या? यस, ओके, नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, तो ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।